हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो जैक बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र 2022 के लिए है। इसमें हम सेट 2 देखेंगे जो कि कक्षा 10 के लिए है। इसमें हम विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह मॉडल प्रश्न पत्र झारखंड बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में जारी की गई है। तो आइए इस वीडियो को हम देखते हैं और 40 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चंस को भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो ऑप्शन दिया गया है r इज इक्वल टू f बाय 2, f इज इक्वल टू r बाय 2, r इज इक्वल टू f या इनमें से कोई नहीं। किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f इज इक्वल टू होगा r बाय 2। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 या 4। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम ये बताता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, और दूसरा नियम ये बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन हमारे पास है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा बनता है वह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी इस प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी काल्पनिक। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? गाड़ियों में जो दर्पण लगे होते हैं जिसके द्वारा हम पीछे साइड को देख सकते हैं, इसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या परवलयिक दर्पण। सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो दर्पण लगाया जाता है वह उत्तल दर्पण होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। लेंस बनाने के लिए किसी पारदर्शी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वह जल हो सकता है, कांच हो सकता है या फिर पारदर्शी प्लास्टिक हो सकता है। परंतु मिट्टी एक अपारदर्शक पदार्थ है, इसीलिए लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। सही जवाब ऑप्शन डी यानी मिट्टी। अब अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन दिया गया है सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए सीधा। अब अगला प्रश्न है, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है और इसका मान 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें बताना है कि इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वह फोकस दूरी का 2 गुना होता है, यानी r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2f। f का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या का मान होगा 24 सेंटीमीटर। सही जवाब ऑप्शन ए 24 सेंटीमीटर। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? गाड़ियों के हेडलाइट को बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है अवतल दर्पण,
उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। गाड़ियों के हेडलाइट को बनाने के लिए इस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि एक समानांतर किरण पुंज प्राप्त हो सके और प्रकाश दूर तक पहुंच सके। इसलिए इस कार्य को करने के लिए गाड़ियों को हेडलाइट बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग करने से जो किरण पुंज प्राप्त होती हैं, ये समानांतर किरण पुंज प्राप्त होती हैं, जिससे प्रकाश अधिक दूरी तक गमन कर सकती है। क्योंकि अवतल दर्पण के फोकस पॉइंट पर बल्ब को सेट किया जाता है, जिसके कारण अवतल दर्पण से परावर्तित होने के बाद एक समानांतर किरण पुंज प्राप्त होती है। सही जवाब ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अगर किसी वस्तु को किसी अवतल लेंस के सामने रखा जाए तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वह किस प्रकार का होगा? ऑप्शन दिया गया है आभासी व सीधा, वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा या फिर वास्तविक एवं उल्टा। इसका सही जवाब जानने के लिए हमें एक चित्र का सहारा लेना होगा कि किस प्रकार अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक वस्तु है ए बी और उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, और यह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है और सीधा प्रतिबिंब है, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। यानी अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी व सीधा। डायफ्टर मात्रक है। ऑप्शन है फोकस दूरी का, आवर्धन का, लेंस शक्ति का या विभेदन क्षमता का। लेंस शक्ति का ऐसा मात्रक डायफ्टर होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी, डायफ्टर मात्रक है लेंस शक्ति का। अब इस प्रश्न में पूछा गया है, टू डायफ्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। एक लेंस है जिसकी क्षमता 2 डायफ्टर दी गई है। इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी यह हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच जो संबंध होता है वह यह होता है कि F = 1/P। यानी अगर हमें लेंस की क्षमता पता है तो हमें लेंस की फोकस दूरी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो F निकालने के लिए हम P का मान बैठाएंगे और हम लिखेंगे 1/2 डायफ्टर। चूंकि ये मात्रक जो है लेंस की जो क्षमता है ये डायफ्टर में दी गई है, इसीलिए जो फोकस दूरी का मान होगा वह मीटर में होगा और फोकस दूरी का मान होगा 0.5 मीटर। इससे अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इससे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसका मान होगा 50 सेंटीमीटर। यानी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। सही जवाब ऑप्शन डी, 50 सेंटीमीटर। इस प्रश्न में पूछा गया है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है आइरिस यानी परितारिका, पुतली, कॉर्निया या रेटिना। अक्सर हम ऐसा सुनते हैं कि किसी की आंखें ब्लू है तो किसी की आंखें भूरी रंग की हैं। आंख का यह रंग किस भाग पर निर्भर करता है? और वह भाग है आइरिस यानी परितारिका। किसी भी आंख की जो रंग होती है वह उस आंख की आइरिस यानी परितारिका के रंग पर निर्भर करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि आंख के रंगीन भाग आइरिस यानी परितारिका है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, ऑप्शन है कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। मानव नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और इस रेटिना को दृष्टिपटल भी कहा जाता है। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेटिना यानी दृष्टिपटल। अब अगला प्रश्न, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? इस प्रश्न में एक समीकरण दी गई है। इस समीकरण के आधार पर हमें यह बताना है कि यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। समीकरण यह है
कि 2NaHCO3 ये देता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ऑप्शन हमारे पास दिया गया है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया में हम एक यह देखते हैं कि कोई एक पदार्थ है NaHCO3, ये 3 अलग अलग पदार्थों में विखंडित हो जाती हैं, जैसे कि Na2CO3, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कोई एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाती है तो ये रासायनिक अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन बी, वियोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? पहला ऑप्शन है Na2O प्लस H2O देता है NaOH। दूसरा ऑप्शन है 4Al प्लस 2O2 देता है 2Al2O3। तीसरा ऑप्शन है 2Cu प्लस O2 देता है CuO। और अंतिम ऑप्शन हमारे पास है Zn प्लस CuSO4 देता है ZnSO4 प्लस Cu। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है ये हमें बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, Zn प्लस CuSO4 देता है ZnSO4 प्लस Cu। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में Zn यानी जिंक का एक परमाणु है और राइट हैंड साइड में भी जिंक का एक ही परमाणु है, यानी दोनों तरफ जिंक के परमाणुओं की संख्या समान है। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में Cu यानी कॉपर का एक परमाणु है और राइट हैंड साइड में भी कॉपर का एक परमाणु है। इसी प्रकार कॉपर के परमाणुओं की संख्या भी दोनों साइड बराबर हैं। अगर हम SO4 की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी SO4 है और राइट हैंड साइड में भी SO4 है। इस प्रकार यह समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन डी। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? समीकरण दिया गया है PbO प्लस C देता है Pb प्लस CO। इस समीकरण में हमें यह बताना है कि किस पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन यानी रिडक्शन हो रहा है। ऑप्शन हमारे पास है PbO और C। दूसरा ऑप्शन है C और PbO। तीसरा ऑप्शन है Pb और C और अंतिम ऑप्शन दिया गया है CO प्लस Pb। इस रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हमें यह देखना है कि किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है उसका ऑक्सीडेशन यानी उपचयन होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं कि जब PbO और कार्बन आपस में अभिक्रिया करता है तो कार्बन क्या करता है, ये ऑक्सीजन ग्रहण करके CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन ग्रहण करता है, इसीलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन अर्थात उपचयन होता है। और PbO क्या करता है, ये ऑक्सीजन लूज करता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है PbO से, इसीलिए इसका रिडक्शन यानी अपचयन होता है। तो हम कह सकते हैं कि C का उपचयन और PbO का अपचयन होता है, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन बी, C PbO। प्रश्न है विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? ऑप्शन दिया गया है उपचयन, अपचयन, विस्थापन या द्विविस्थापन। सबसे पहले हमें समझना होगा विकृत गंधिता क्या होती है। चिप्स के पैकेट को बनाने के दौरान पैकेट में सामान्य वायु न भरकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि अगर सामान्य वायु भरा जाएगा तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन चिप्स के साथ अभिक्रिया करेगा और इसमें ऑक्सीजन संयोग करेगा, यानी विकृत गंधिता में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन जोड़ा जाता है और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जोड़ा जाता है वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यानी विकृत गंधिता जो होती है ये उपचयन अभिक्रिया के कारण होती है।
सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपचयन। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में पूछा गया है चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन हमारे पास है ऊष्माक्षेपी संयोजन, ऊष्माशोषी संयोजन, ऊष्माक्षेपी वियोजन या फिर ऊष्माशोषी वियोजन। जब हम चूने में पानी डालते हैं तो हम अक्सर देखते हैं इसमें ऊष्मा निकलती है। हमें यह बताना है कि इसमें जो अभिक्रिया हो रही है वह किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। इसके लिए हमें रासायनिक समीकरण को समझना होगा। जो चूना हम बाजार से खरीद कर लाते हैं ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है यानी CaO होता है। जब इसके साथ जल का अभिक्रिया कराया जाता है तो बनता है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस अभिक्रिया में हम क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग पदार्थ यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में संयोग करता है और एक पदार्थ का निर्माण करता है और वह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करता है तो यह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी यह अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया होगा? यह संयोजन अभिक्रिया होगा। चूंकि इसमें ऊष्मा निकलती है यानी यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। यानी यह अभिक्रिया क्या होगी? ये ऊष्मा क्षेपी भी होगी और संयोजन भी होगी। यानी सही जवाब होगा कि यह अभिक्रिया होगी ऊष्मा क्षेपी संयोजन अभिक्रिया। सही जवाब ऑप्शन ए। हमारे लिए अगला प्रश्न है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऑप्शन दिया गया है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले दिए गए प्रश्न का हमें रासायनिक समीकरण को समझना होगा। रासायनिक समीकरण ये है कि लोहा और कॉपर सल्फेट आपस में अभिक्रिया करके बनाता है FeSO4 और Cu। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो Fe होता है वह CuSO4 से अभिक्रिया करता है और Cu को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। यानी लोहा क्या करता है? ये कॉपर का स्थान ले लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यानी यह अभिक्रिया जो होगा यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सही जवाब ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? ऑप्शन दिया गया है मिथाइल ऑरेंज, फिनाल्फ्थेलिन, लिटमस या मिथाइल रेड। सूचक क्या होते हैं? सूचक ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जो अम्ल और क्षारक की पहचान बता दे। कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जबकि कुछ सूचक ऐसे होते हैं जिसे प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फिनाल्फ्थेलिन, मिथाइल रेड, इस प्रकार। परंतु कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि लिटमस। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी लिटमस। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास है HCl, HNO3, CH3COOH या फिर C6H12O6। प्रश्न में यह बताया जा रहा है कि इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिस पर अगर हम लिटमस पत्र को डालें तो वह लाल नहीं होगा। जो अम्लीय पदार्थ होते हैं इसमें अगर हम लिटमस पत्र को डालते हैं तो वह लाल हो जाता है, परंतु अगर हम ऐसे पदार्थ जो कि अम्लीय नहीं है उसमें अगर हम लिटमस पत्र को डालेंगे तो वह लाल नहीं हो जाएगा। इन चार ऑप्शन में से HCl एक अम्ल है, HNO3 भी एक अम्ल है और CH3COOH ये भी एक अम्ल है, परंतु ऑप्शन डी यानी C6H12O6 यह एक अम्ल नहीं है बल्कि ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है।
तो जब हम लिटमस पत्र को ग्लूकोज में डालेंगे तो यह लाल नहीं होगा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी ग्लूकोज। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जाल मौजूद है? ऑप्शन हमारे पास है NaCl, NaCO3, CuSO4.5H2O और अंतिम ऑप्शन है NaHCO3। इस चार ऑप्शन में से आप देख सकते हैं ऑप्शन सी यानी CuSO4.5H2O में जल के 5 अणु विद्यमान हैं, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है NaHCO3, Na2CO3, NaCl या NH4Cl। अग्निशामक यंत्र में ऐसा रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है ताकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को ढककर आग को बुझा देती है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अग्निशामक यंत्र में किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है। इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वह दो पदार्थ को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है, वह है NaHCO3 और H2SO4। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2। तो यानी इसमें जो लवण का प्रयोग किया जाता है वह है NaHCO3। सही जवाब ऑप्शन ए। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि कोई भी अम्ल जब जल की अनुपस्थिति होती है तो वह अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। इसका कारण क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास है उसमें H+ आयन उपस्थित रहते हैं, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, उसमें क्लोराइड उपस्थित रहते हैं या फिर उदासीन हो जाता है। कोई भी अम्ल जल की उपस्थिति में H+ आयन देता है और इसी H+ आयन की उपस्थिति के कारण ही वह अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल की अनुपस्थिति में होता है तो यह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। इसका कारण यह है कि उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। पदार्थ A, B, C, D का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है। यह पदार्थ में कौन अम्ल है? ऑप्शन हमारे पास है A, B, C या D। जैसा कि हम जानते हैं कि अम्लीय पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है, क्षारीय पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है और जो पदार्थ उदासीन होता है उसका pH मान 7 होता है। इस प्रश्न में यह बताया गया है कि पदार्थ A, B, C, D का pH मान क्रमशः 2, 7, 10 और 14 है। यानी A पदार्थ जो है वह अम्लीय है, B पदार्थ उदासीन है और C और D क्षारीय पदार्थ हैं। यानी सही जवाब क्या होगा कि अम्लीय पदार्थ है A, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया है इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक डिश में सिल्वर क्लोराइड रखा गया है जिस पर सूर्य का प्रकाश आपतित हो रही है और जब सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश आपतित होती है तो इसमें रासायनिक विघटन होता है। तो हमें यह बताना है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ऑप्शन हमारे पास है संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले हमें रासायनिक समीकरण को समझना होगा। रासायनिक समीकरण यह है कि जब AgCl पर सूर्य का प्रकाश आपतित होती है, यानी सिल्वर क्लोराइड पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये Ag और Cl2 में विघटित हो जाती हैं, यानी यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया
किस जैव पराक्रम में होती है? ऑप्शन दिया गया है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या संवहन। हमारे शरीर में एक जैव पराक्रम होती है जिसका नाम है उत्सर्जन। इस जैव पराक्रम के दौरान क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होता है ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं, यानी सही जवाब होगा उत्सर्जन, ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, मिट्टी से जल और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। इस प्रश्न में हमें यह पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है ये किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? ऑप्शन हमारे पास है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट या क्लोरोप्लास्ट। इसका सही जवाब होगा कि जल के अणु के टूटने के फलस्वरूप ही ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और उनका जवाब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गलत आंसर है। इसका सही आंसर होगा कि जल के टूटने से ही ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? ऑप्शन दिया गया है स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण प्राणी या प्राणी संभोजी पोषण। अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है? अमीबा क्या करता है कि जल में तैरते हुए छोटे छोटे पदार्थ के कणों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये इस प्रकार के खाद्य कणों को कुटपात की मदद से पकड़ते हैं और उससे निगल जाते हैं और इसका पाचन शरीर के अंदर होता है। इस प्रकार के पोषण का प्रकार प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है। यानी प्राणी संभोजी पोषण में क्या क्या होता है कि भोजन को ठोस रूप में ग्रहण किया जाता है और इससे निगला जाता है, तत्पश्चात इसका पाचन शरीर के अंदर होता है। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्राणी संभोजी पोषण। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इससे एमिलेज एंजाइम भी कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? ऑप्शन हमारे पास है कोशिका द्रव्य, फेफड़ा, वायुकुपिका या माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे कोशिका में जो कोशिकीय श्वसन होता है इसमें दो चरण होती हैं। पहली चरण होती है कोशिका द्रव्य में और दूसरी चरण होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कोशिका द्रव्य में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है इसका परिवर्तन पायरुवेट में होता है और इस पायरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यानी सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया गया है जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट या रंध्र। पौधों में एक विशेष प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जिसका नाम है जाइलम। यह जाइलम पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है। इस प्रकार सही जवाब होगा जाइलम। किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? ऑप्शन है पोषण, श्वसन, जनन या नियंत्रण। कोई भी जीव इस धरती पर सदा के लिए जीवित नहीं रहती है। हर जीव का अपना लाइफ स्पैन होता है, तो कोई भी जीव अपने वंश का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया अपनाता है। जनन की प्रक्रिया के कारण ही जीव अपना वंश परंपरा को इस धरती पर कायम रखता है। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी जनन। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है?
ऑप्शन हमारे पास है मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन या पुनरुद्भवन। इस चित्र में प्लेनेरिया के जनन को दर्शाया गया है। प्लेनेरिया के एक वयस्क जीव कई टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं और इसमें प्रत्येक टुकड़ा एक संपूर्ण जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार प्लेनेरिया में जनन की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है पुनरुद्भवन। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? ऑप्शन हमारे पास है निषेचन, परागन, अंकुरन या संलयन। जब परागकण का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है परागन। भ्रूण को मां के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? ऑप्शन दिया गया है प्लेसेंटा, डिंब वाहिनी, ग्रीवा या अंडाशय। सही जवाब होगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ही भ्रूण को मां के गर्भाशय से पोषण मिलता है। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? ऑप्शन है कि वह तेजी से जलता हो, या फिर उसमें स्वयं आग लग जाए, या प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, और अंतिम ऑप्शन है वह महंगा हो। एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की यह विशेषता होती है कि इसकी प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो, यानी ऑप्शन सी, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन हमारे पास है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मीटर प्रति सेकंड या 20 मीटर प्रति सेकंड। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन दिया गया है सौर ऊर्जा, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। निम्न में से ऐसा कौन सा ऊर्जा स्रोत है जिसकी निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना है? और वह है कोयला, यानी ऑप्शन बी। परागकोश में होते हैं। ऑप्शन है बाह्यदल, अंडाशय, अंडक या परागकण। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने झारखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश की गई मॉडल क्वेश्चन पेपर की सेट 2 की विज्ञान के प्रश्नों को समझा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर नई वीडियोस जो मैं डालूं आपकी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।